नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबके बीच में मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 की प्रश्नावली एक जो हमारी सीरीज चल रही है बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से बनाई जा रही है। आप सभी बच्चों को इसे देखना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बात यह है कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कन्फर्म ये सवाल आएगा और सवाल ये होगा कि आपको कोई एक संख्या है जिसे अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए कि √3 - 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है हमें। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या, सिंगल रूट वाली संख्या को हम अपरिमेय बोलते हैं। जैसे √3 लिखा हुआ है अपरिमेय है, और जैसे 4/7 लिखा हुआ है P/Q, इसे हम लिख सकते हैं। ये वाली संख्या क्या होती है? परिमेय। सबसे पहला जो काम करना है आपको सॉल्यूशन में, वो ये करना है कि ये जो संख्या दी हुई आती है ना, उसे हमें मानना है। माना √3 - 2 एक उल्टा मानना। आपको दिया हुआ क्या है? अपरिमेय सिद्ध करना है हमें, लेकिन आपको इसे उल्टा मानना है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये संख्या परिमेय है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि P/Q में ये जो Q है वो 0 नहीं हो सकता। Q ≠ 0। साथ में ये जो P और Q है वो क्या है? यहां P तथा Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं है। अब आपने इस संख्या को √3 - 2 को आपने P/Q माना है, तो मैंने लिख भी दिया P/Q। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें √ को अलग करना है, तो √ को हम यहां छोड़ देते हैं। तो P/Q, और ये जो -2 है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? +2। √3 बराबर P+, इसका एलसीएम करेंगे तो Q को 2 से गुणा करने पर 2Q, और बटे में क्या आएगा? Q आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ये P क्या है? P क्या है? पूर्णांक है। ऐसे ही 2 क्या है? 2 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, और भाग में लिखी हुई संख्या भी क्या है? पूर्णांक है। तो मैं लिखने जा रहा हूं यहां 2, P तथा Q पूर्णांक है। ये सब क्या है? ये सभी संख्याएं पूर्णांक है। और अगर ये पूर्णांक है तो पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ने पर, जैसे ये संख्या पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ने पर भी क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। भाग में भी पूर्णांक है, और हमने ये पढ़ा है कि पूर्णांक के बटे में अगर पूर्णांक आता है, पूर्णांक के भाग में अगर पूर्णांक आता है, तो ये संख्या क्या होती है? परिमेय होती है। तो अभी मैं लिखूंगा, तो P+2Q, P+2Q और बटे में Q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ये वाली संख्या परिमेय संख्या है, और हमें पता है, परंतु ये जो √3 है ये क्या होता है? अपरिमेय। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाली संख्या तो आपकी क्या है? परिमेय, और ये क्या है? अपरिमेय। और ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये आपको ये कह रही है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर होते हैं, पर हमें पता है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते हैं। इस प्रकार
देखो हमारा नॉलेज क्या कहता है, नॉलेज ये कहता है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते, पर ये कह रहा है कि बराबर होते हैं, इसका मतलब विरोधाभास प्राप्त हुआ ना। इस प्रकार प्रारंभ में की गई परिकल्पना, जो हमने शुरुआत में जो सोचा था ना, परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। और अगर विरोधाभास प्राप्त होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गलती हुई है, और जो हमने माना है वो ही गलत है। अतः √3 - 2 हमने जो माना ना उसको हम ठीक कर देते हैं। इसको हमने परिमेय मान लिया ना, अभी हम इसको एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8। इसी प्रकार से यहां अगर प्लस आ जाता है तो आपको क्या बदलाव करना है, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये तो कैलकुलेशन है ना, यहाँ भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा, सेम ही क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन कि अगर आपको ये सिद्ध करना आता है कि अगर संख्या गुणा में लिखी हुई है तब कैसे करना है। मेन इसमें क्वेश्चन बनता है एक सिंगल रूट वाला, अगर वो आपको ढंग से समझ आ जाता है तो फिर तो मान लो कि आपको इस प्रश्नावली में 4 नंबर पूरे पूरे मिलने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है प्लस वाला, मैंने बता ही दिया। अब एक गुणा और भाग का बता देता हूं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 उसके साथ ही हो गया ना। 10वां जो क्वेश्चन है वो है सिद्ध कीजिए कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो वही तरीका रहेगा इसका, सॉल्यूशन में आपको वैसे ही लिखना है, मानना उल्टा पड़ेगा आपको। माना ये जो 3√5 है एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हमें P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, या लिख सकते हैं। तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो Q है ना उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। P तथा Q दोनों पूर्णांक संख्याएं है। अब आपने ही तो माना है ना 3√5 को, क्या माना है, P/Q। इस प्रकार के सवालों में मैंने पहले भी बोला था कि अंडर को अलग करना है, तो P/3Q, ये 3 यहां गुणा में तो भाग में चला गया। अभी P पूर्णांक है, P, Q तथा 3 ये सभी क्या है, पूर्णांक है। और अगर ये सभी पूर्णांक है तो पूर्णांक के बटे में पूर्णांक लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय। तो P/3Q एक कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। अगर ये संख्या परिमेय है परंतु इसके सामने जो अंडर में लिखी हुई है वो क्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय, ये तो कह रहा है कि बराबर है, हमें पता है कि बराबर होता नहीं है, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते हैं। तो अब आपको लिखना है, इसलिए प्रारंभ में
की गई परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें ये आभास हो गया कि हमने जो शुरुआत में माना ना वही गलत है, उसकी वो गलत माना तभी ये यहाँ पे गलती आई है। अब गलती का एहसास हो गया ना, तो इसलिए हम परिमेय को भी अपरिमेय बना देंगे। अतः हमारे पास संख्या है 3√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब ये गुणा का मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया। अभी हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें अंडर भाग में हो। यहां पर अंडर भाग में आएगा तब क्या करेंगे, तो मैं पूरा सवाल ना हटाकर इसकी वैल्यू जो है वो हटा देता हूं ना। ये तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मैं वैल्यू हटा देता हूँ, ये भी हटा देते हैं यहाँ से, ये जितनी भी वैल्यूज है वो हम सारी हटा देते हैं। इसमें तो देखेंगे क्या क्या हटाना पड़ेगा, संख्या तो चेंज होगी है ना। ये सब हटा देते हैं यहाँ से, ये भी यहाँ से हटा दो। अभी मैं संख्या लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 5/√7, ये लिख लिया। आपको इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। अब ध्यान ये रहना चाहिए कि कोई भी संख्या हो बोले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जो आती है उसे हमें क्या मानना होता है, परिमेय। तो 5/√7 ये मैंने क्या मान लिया, ये क्वेश्चन नंबर 11 मान लेना, आपको परिमेय मान लिया इसे। अगर ये संख्या परिमेय है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसके बाद में P और Q आपके पूर्णांक है। आपने 5/√7 को क्या माना है, P/Q माना है। मैंने आपको कहा है कि अंडर आपका अलग होना चाहिए, तो अंडर7 मैंने ऊपर लिखा भाग में 5। इसको अगर मैंने अपोजिट करके लिख दिया तो जो सामने लिखे हुए वो भी अपोजिट हो जाएंगे, Q/P हो जाएगा। अब यहां से अंडर7 को मैंने यहां रखा तो ये 5 भाग में, तो ये गुणा में चला गया, 5P और सॉरी 5 ऊपर Q है ना, तो Q लिखना है, 5Q और भाग में क्या आएगा, P। फिर आपको करना कि यहाँ पर 5, P तथा Q, इसमें जो संख्या होती है वो यहाँ लिखनी होती है, सभी पूर्णांक है। अगर ये सारे पूर्णांक है तो 5Q और बटे में P एक क्या होगा, परिमेय संख्या। परंतु अंडर√7 यह आपको क्या लिखना है, अंडर√7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार प्रारंभ में की गई परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। हमें ये फील हो गया कि ये संख्या आपकी क्या है, अपरिमेय है। और इसके जस्ट अब सामने जो संख्या लिखी है वो क्या है, वो संख्या आपकी परिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बराबर हो नहीं सकती, इसलिए हमें ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अतः ये जो आपकी संख्या है 5/√7, ये क्या है भाई, गलती का एहसास हो गया, गलती हमारे से शुरुआत में हुई है। तो यहाँ अपने परिमेय गलत लिखा है तो इसको सही करके मैंने लिख दिया अपरिमेय। अब जो क्वेश्चन बचा ना वो आपको सिंगल अंडर का है और वो ध्यान से समझना है, ठीक है। और इसे समझने के लिए आपको पहले थोड़ी बेसिक जानकारियां भी मैं दे देता हूं। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल थे जो मैंने अब तक आपको करवाए हैं। जो लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं एक और है, 2 अंडर का भी मैं करवा दूंगा। तो वो 2 जो क्वेश्चन बचे हैं ना वो आपको ध्यान से समझने हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, सिद्ध कीजिए कि अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या है। लगभग ये एग्जाम में आएगा, यहां संख्या आपकी बदल सकती है। सबसे पहला काम तो वही आपको क्या करना है, मानना है। माना अंडर√3 एक परिमेय संख्या, अंडर√3 एक परिमेय संख्या है। अगर अंडर√3 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम A/B या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां भाग में जो है ना वो नहीं होना चाहिए 0, B का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहां देखो भाग में B है। साथ में लिखेंगे A तथा B दोनों सह अभाज्य, इसका मतलब समझाऊंगा मैं। सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं है। सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं, सह अभाज्य का मतलब समझते हैं।
मैंने एक संख्या लिखी है 10 और दूसरी लिखी है 15, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ आएगा 2 गुणा 5 और यहाँ आएगा 3 गुणा 5। अब आपको ध्यान ये देना है कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या, एक जैसा गुणनखंड है ना 5 और 5, इसीलिए तो ये 5 से 5 कटता है। तो ये जो संख्या है वो सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य ए आएगा ना इसमें, सह अभाज्य नहीं है। इसका मतलब संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे एक संख्या 10 है दूसरी 9 है, तो इसके गुणनखंड आपके होते हैं 2 गुणा 5 और इसका होता है 3 गुणा 3। अब इनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, सह अभाज्य। तो मैं लिख भी देता हूं इस बात का मतलब, अर्थात तो ए तथा बी दोनों का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये मैंने आपको समझा दिया कि सह अभाज्य का मतलब क्या होता है। अब आपको करना कि आपने √3 को माना था ना, √3 को आपने क्या माना है, a बटा b। किसे माना है, √3 को। दोनों तरफ वर्ग करना है, यहाँ नया क्वेश्चन है ये बिल्कुल, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो ध्यान देना क्या क्या होगा इसमें, दोनों तरफ वर्ग करने पर √3, अब रूट बचेगा नहीं, तो यहाँ आएगा a² बटे में b² और बराबर आएगा √3 का b²। अब यहां से a² और बटे में b² मैंने लिखा तो बराबर में केवल 3 आएगा। अभी b को यहां भेज दो तो यहां बचा है a² बराबर 3 गुणा b²। अब आपको ध्यान ये देना है, एक चीज आपको अलग से समझाता हूं मैं। 12 बराबर मैंने लिखा 3 गुणा 4। अब आप ये बताओ कि ये 3 बताइए 12 का क्या होता है, गुणनखंड होता है। 3 है ना, 3 क्या है, गुणनखंड है। खंड मतलब टुकड़ा होता है, गुणन मतलब गुणा का। तो ये 12 के 2 टुकड़े है ना, 3 और 4, तो ये इसके गुणनखंड हुए। अभी इसका 3 गुणनखंड, तो आप ये भी बता दो कि 3 का भाग 12 में जाता है क्या, जाता है ना। तो यह ध्यान देना, ये 3 यहां पर किसका गुणनखंड होगा, a² का। मैं लिखूंगा 3 a² का गुणनखंड। ये जो 3 है वो a² का गुणनखंड है। तो गुणनखंड होता है ना, जैसे 3 इसका गुणनखंड तो था ही, पर 3 का भाग भी जा रहा है, तो 3 a² को विभाजित करेगा। अब यहां से हमें यह पता चल गया कि 3 का भाग a² में जा रहा है। अब आपको यहां से एक थ्योरम, एक प्रमेय ध्यान में रखनी है, और वो प्रमेय यह है कि अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है, जैसे मैंने लिखा 5, इसका मैंने क्या कर दिया वर्ग, तो कितना आया 25। बताओ 25 में 5 का भाग जाता है ना, तो अगर आप इसका वर्ग हटा देते हो तो भी इसमें 5 का भाग जाएगा, कट गया ना पूरा। और समझाता हूं, मैंने एक संख्या लिखी है 16 और इसका वर्ग किया, 16 का वर्ग करने पे 256 आएगा। इसमें बताओ 4 का भाग जाता है क्या, जाता है। कितनी बार, 6 बार और फिर 4 बार। तो अगर आप यहां से स्क्वायर को हटा दे तो बताओ इसमें 4 का भाग नहीं जाता क्या, जाता है। यहां हम लिखेंगे प्रमेय 1.3 से 3 का भाग a² में जाता है ना, तो ये 2 घात हटाने से भी 3 का भाग a में भी जाएगा। प्रमेय से 3a को विभाजित करेगा। अब आपको ये बताना है कि 3 का भाग a में जा रहा है, तो फिर 3a का क्या हुआ। जैसे मैंने कहा कि 3 का भाग बताओ 6 में जाता है क्या, जाता है। तो 3 इस 6 का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो मैं लिखूंगा अतः 3a का गुणनखंड है, गुणनखंड है। यहां अब ये प्रूव हो चुका है कि 3 का भाग a में जाता है, तो 3a का गुणनखंड है।
अब हमें करना क्या है, इसे समीकरण नंबर 1 देना है। इसको नंबर कौन सा देना है, 1। और समीकरण 1 में आपको a की जगह कुछ रखना है। अब तो मैं लिखूंगा माना a बराबर आपको c लिखना है, पर कितना c लिखना है, जितना अंडर रूट में आता ना उतना। 3 आया तो 3c लिखना है। a पूर्णांक है तो a के सामने लिखी हुई प्रत्येक संख्या क्या होगी, पूर्णांक। तो c को भी आपको क्या लेना पड़ेगा, पूर्णांक लेना पड़ेगा। अभी ये जो a का मान आया वो समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा अब 3c, तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है, 3b स्क्वायर। अभी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9c स्क्वायर और बराबर 3b स्क्वायर। अब ये 3 से 9 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें ये मिला है कि आप अब ध्यान देना भाई, आप अब b स्क्वायर के बराबर में क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर के बराबर में लिख सकते हो 3 गुणा c स्क्वायर। जो बातें आपने यहां पर a के लिए लिखी थी ना, क्योंकि देखो 3 तो अपनी सेम पोजीशन पे आ गया, यहां पे आ गया, लेकिन b स्क्वायर किसकी जगह आया, यहां देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इक्वेशन में यहां पर आपको a स्क्वायर नजर आ रहा है और वो किसकी जगह है, b स्क्वायर की जगह। इसका मतलब वही बातें लिखनी है आपको कि 3 है ना, 3 ये b स्क्वायर का गुणनखंड है, 3b स्क्वायर का गुणनखंड है। और अगर 3b स्क्वायर का गुणनखंड है, इसका मतलब ये है कि 3 का भाग b में जाएगा। तो 3b स्क्वायर को विभाजित करता है। हमने ये सीखा हुआ है कि गुणनखंड होता है तो भाग भी जाएगा। अभी प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय 1.3 से 3b को भी विभाजित करेगा। अगर हम ये दो घात को हटा देते हैं, 3b को भी विभाजित करेगा। और अभी हमने ये देखा था कि 3 का भाग a में जाता है, तो फिर 3a का क्या हुआ, गुणनखंड। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे अतः 3b का गुणनखंड है। और यहां से अब वो विरोधाभास आपको होने लगेगा। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए ये लाइन आपको क्या कह रही है, a तथा b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर ये 3 क्या बोल रहा है, 3 ये बोल रहा है कि मैं a का भी गुणनखंड हूं, 3 बोल रहा है कि a का भी गुणनखंड हूं, और 3 बोल रहा है कि मैं b का भी गुणनखंड हूं। तो अब मुझे बताओ, यहां 3 a का भी है और b का भी गुणनखंड है, इसलिए 3a तथा b दोनों का गुणनखंड हो गया ना। 3 जो है वो a और b दोनों का गुणनखंड हो गया। अब ये दोनों का गुणनखंड है, ये तो बोल रहा है, और ये लाइन बोल रही है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब आपको यहां पर लिखना है, इसलिए प्रारंभ में की गई परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः दी गई संख्या √3 अपरिमेय संख्या है। तो इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। और इस एक्सरसाइज में आपके इतने ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। आप लोगों को जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उतने आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इसके अलावा और ज्यादा कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो फिर बाहर क्वेश्चन जाएगा कहाँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप अगर इतना कर लेते हो तो आपके लिए इतना इनफ है। धन्यवाद बच्चों।